कि एस्टेब्लिशमेंट और वफाक अपने पूरा जोर लगाने के बावजूद एक रुकन असम्बली भी तोड़ नहीं सके। पर ये डेमोक्रेसी की फतह है, जो पार्लियामेंट चाहे वही होना चाहिए, किसी फर्द वाहिद की मर्जी तो नहीं चलनी चाहिए। अब सुहेल अफरीदी आया है तेज खेलने के लिए, पर वो बैट्समैन उतारा है कि तख्त या तख्ता। ये ओपनिंग बैटिंग का टाइम चला गया है, अब आराम आराम से खेलें, अब आखिरी ओवर्स हैं, आओ चौके छक्के लगाओ। और वो एक ऐसे वर्कर को लेके आया है जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं। जो हमारा वफाक है, मैं उसको कभी रीजनेबल नहीं समझता। उसको बिहेव करना चाहिए बड़े भाई का। वो हमेशा चाहता है कि जो मैं चाहता हूँ वो आप माने, अगर आप नहीं मानेंगे तो आप गद्दार हैं। ये पहला मौका आया है कि एस्टेब्लिशमेंट नाकाम हो रही है। और एस्टेब्लिशमेंट की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो तारीख से सीखते नहीं। ज्यादती करने से, जुल्म करने से लोग खामोश तो हो जाते हैं, उनके अंदर से बड़ास नहीं निकलती, फिर वो इलेक्शन में आके निकालते हैं। तो पीटीआई ने एक दफा तो आना ही आना है, अब जो मर्जी कर लें। अब इनको चाहिए थोड़ा सा पीटीआई पर आदाश्ता करें तो मुल्क के वफाद में फौजी जिद छोड़ दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान एनी बाजवा और आप देख रहे हैं लीडर टीवी। अपने तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहेंगे। तो नाज़रीन, आज हम बात करने लगे हैं जैसा खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में एक नया बाब रकम हो गया है। सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बना दिया गया है और इसके बारे में सुबह से हम बड़ी रिपोर्ट्स देख रहे हैं, बड़ी चीज़ें हम देख रहे हैं जो मंजर आम पर आ रही हैं। और आते ही सुहेल अफरीदी ने जो एकदम से बयान दिया है कि मैं इमरान खान की रिहाई में बहुत साथ दूंगा, और बड़े बड़े बयानात जो हमने सामने देखे हैं, तो हमारा दिल किया इस पर प्रोग्राम करें। तो हम अब आपको मिलवाने लगे हैं यहाँ पर मारूफ सहाफ़ी, तज़ियानिगार, कालम नवीस अली अहमद ढिल्लू साहब से। उनसे मिलवाएंगे और उनसे जानेंगे कि ये सारे मामलात क्या हैं, क्या वो सोच रखते हैं, क्या जो उम्मीदें वाबस्ता थी अली अमीन गंडापुर से उन्हें क्यों हटाया गया, और बहुत से ऐसे सवालात जो आपको उनका जवाब जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिलवाने लगे हैं अली अहमद ढिल्लू साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, शुक्रिया बाजा साहब। कैसे हैं आप? फाइन, थैंक यू। आज बड़ी ज़बरदस्त हमें न्यूज़ सुनने को मिली है और उसमें पता चल रहा है कि जी सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला बना दिया गया है, और उसमें कई चीज़ें जो है मंजर आम पर आ रही हैं। तो आप क्या देखते हैं कि आगे क्या उम्मीदें जो इनसे वाबस्ता हैं या क्या सोच रखते हैं, तो पूरी हो पाएंगी? देखिए, पहली तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये एस्टेब्लिशमेंट और वफाक की बहुत बड़ी शिकस्त है जो वज़ीर आला मुंतखब हो गए। हम उम्मीद नहीं कर रहे थे, काफ़ी लोग, कि कुछ ना कुछ तो होगा जिसकी वजह से वो सीएम नहीं बन सकेंगे। लेकिन बहरहाल क्रेडिट जाता है पीटीआई के एमपीएस को कि एस्टेब्लिशमेंट और वफाक अपने पूरा जोर लगाने के बावजूद एक रुकन असम्बली भी तोड़ नहीं सके। पर ये डेमोक्रेसी की फतह है, और हमेशा जो पार्लियामेंट चाहे वही होना चाहिए, किसी फर्द वाहिद की मर्जी तो नहीं चलनी चाहिए कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या नहीं करता हूँ। That's it। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, इमरान खान की बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी अली अमीनपुर गंडा से, तो क्या ऐसी चीज़ें आई हैं कि उन्हें तब्दील करके इन्हें लगा दिया गया? देखिए भाई साहब, इसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर है, अली अमीन गंडापुर के पास खोने के लिए बहुत कुछ था। पंजाब में फिल्टर वाली सूरत हाल क्यों नहीं? क्योंकि जो पंजाब के लोग हैं ये ज़्यादा खुशहाल है, ये अपना खुशहाली लूज़ करना इनके लिए मुश्किल है। अली अमीन गंडापुर भी वहाँ की एक बड़ी फैमिली से था, उनके मुफादात बहुत ज़्यादा हैं, तो वो इमरान खान के मुताबिक बैटिंग नहीं कर सका। इस पर उसने चेंज करके अपना वो बैट्समैन लेकर आया है। फ़र्ज़ करें कि शायद अफरीदी को ले आया कि आगे मारो, ऐसे आखिरी ओवर है, अब तुम तेज़ खेलो। ये ओपनिंग बैटिंग का टाइम चला गया है कि अब आराम आराम से खेलें, अब आखिरी ओवर्स हैं, आओ चौके छक्के लगाओ। और वो एक ऐसे वर्कर को लेके आया है जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, ना तो उसकी ज़मीनें हैं, ना उसकी फैक्ट्री है, ना उसकी कोई मिल है, बिजनेस है कि आप कह देंगे तुम्हारी बिजली काट देंगे, तुम्हें इनकम टैक्स वाले तुम्हारे पीछे लगा देंगे। तो इसलिए वो ऐसे बैट्समैन शाहिद अफरीदी और अब्दुल रज़ाक को लेकर टाइम लेकर आया है कि जो अब क्रीज से बाहर निकल के चौके छक्के लगाए, क्योंकि मैच ख़त्म होने के करीब है। अच्छा, मुझे बताइएगा, वफाक और केपीके का जो तनाज़ा बढ़ जाएगा, तो ये बढ़ेगा, ये ख़त्म होगा, क्या समझते हैं आप? मेरा तो ख्याल है बढ़ जाएगा, क्योंकि जो हमारा वफाक है मैं उसको कभी रीजनेबल नहीं समझता। उसको बिहेव करना चाहिए बड़े भाई का। वो हमेशा चाहता है कि जो मैं चाहता हूँ वो आप माने, अगर आप नहीं मानेंगे तो आप गद्दार हैं। ऐसे ही। अब सुहेल अफरीदी आया है तेज़ खेलने के लिए, उसके पास ऑप्शन क्या है? उसका काम ये है कि मैं तरीके इंसाफ के साथ जो पूरे मुल्क में हो रहा है
उसको थोड़ा सॉफ्ट कराऊं। उसका कायद जेल में है, कायद की बीवी भी जेल में है, और वो किन मुकदमात में है ये पूरा पाकिस्तान जानता है, और उनकी बेल होने का कोई चांस नज़र नहीं आता, मुकदमा उन पे हो या ना हो। यानी कि बाहर निकलते हुए नजर नहीं नहीं आते बिल्कुल से। एक भी निकलेंगे वो दूसरे में फंसा देते हैं, दूसरे से निकलते हैं तीसरे में फंस जाते हैं। तो उनको अपने कायल को जेल में देखता रहे, जब उसको ये भी पता है कि वो बेगुनाह है, उस पर कितने बड़े केस नहीं है। नवाज शरीफ साहब बाहर से आते हैं, जहाज में सारे केस खत्म हो गए। ऐसे ही तो पाकिस्तान में जो वज़ीर आज़म पर जो केस होते हैं वो सियासी नवीयत के होते हैं, और बनाने वाले की सवाबदीद पर होते हैं कि उसने जब उसको आहिस्ता करना है, जब तेज़ करना है। ये 26वीं तरमीम के बाद अदालतें भी अपने कब्जे में ले चुके हैं, तब क्या रह गया उनके पास? उसने अपने महदूद वसाइल में इनके साथ मुकाबला करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, जैसे ये मैं देख भी रही थी और मैं नोट भी कर रही थी कि सूबे की जो बिगड़ी हुई सूरत हाल है, इसको कंट्रोल ये लोग नहीं कर सकते, इसकी क्या वजह बनी? अलीमा खान इसकी वजह बनी है, या पार्टी के मज़ीद जो इख्तलाफात जो आपस में इनके ही सारी चीज़ें चलती रही हैं, तो वो चीज़ें थी? नहीं, अलीमा खान तो वजह नहीं बनी, हालात वजह बने हैं। पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है पोलिटिकल, हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के ज़ेर साया तहरीकें चली है। इस्टेब्लिशमेंट का हमारे पॉलिटिकल फैमिलीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा असर होता है, वो इसको ख़राब करते हैं, अपनी मर्ज़ी से चलाते हैं। ये पहला मौका आया है कि इस्टेब्लिशमेंट नाकाम हो रही है। पिछले साल के इलेक्शन में आप देख लें, उन्होंने तरीके इंसाफ से उसका इंतखाबी निशान छीन लिया, उसके बावजूद अवाम ने उनको जितवाया, इन्होंने फिर उसको ज़बरदस्ती हरवाया, उसका रिएक्शन अवाम में मौजूद है। और इस्टेब्लिशमेंट की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो तारीख से सीखते नहीं। 77 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ख़त्म की गई, और 11 साल पीपल्स पार्टी के वर्कर्स पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। ऐसे ही है। भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई, बेनज़ीर जलावतन कर दी गई, इनके कोड़े मारे गए। अभी पीटीआई से मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी पर ज़्यादा जुल्म हुए थे। उस वक्त मीडिया इतना नहीं था, इसलिए इतना बाहर नहीं निकला। बहरहाल पीटीआई पर भी बहुत हुए हैं, पर पीपल्स पार्टी पे ज़्यादा हुए हैं, ज़्यादा हुए थे मेरे ख्याल में। शाही किला बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ उन दिनों, लेकिन 88 में भी जीती तो फिर पीपल्स पार्टी। तो इनको समझ आनी चाहिए कि ज़्यादती करने से, जुल्म करने से, दबाने से लोग खामोश तो हो जाते हैं, उनके अंदर से भड़ास नहीं निकलती, फिर वो इलेक्शन में आके निकालते हैं, फिर वो भड़ास और बढ़ जाती है, अंदर और बढ़ जाती और है। वो ज़्यादा हो जाती देखिए, है। पीपल्स पार्टी आज जिस अंजाम पर पहुंची है अपनी गलतियों से पहुंची है, एस्टेब्लिशमेंट के दबाने से नहीं पहुंची। ऐसे ही है। तो पीटीआई ने एक दफ़ा तो आना ही आना है, अब जो मर्जी कर लें। अगर उसने कल को जाना है तो अपनी गलतियों से जाएगी, इनके दबाने से नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जब इन्होंने सुहेल आफरीदी जो हैं, उन्होंने आते ही इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए और उन्होंने कहा कि अगर कोई प्रॉब्लम आई तो मैं कुर्सी को भी लात मार दूंगा कुर्सी को भी लात मार दूंगा। तो ये उनका जज्बाती फैसला था या नजरियाती इस्तकामत? मैंने आपको पहले बताया है कि मैच की सूरत हाल के मुताबिक खिलाड़ी चेंज किया जाता है। अब मैच की आखिरी ओवर है, क्योंकि सुना यह जा रहा है कि इमरान खान साहब को उस जेल से निकाल कर कहीं और शिफ्ट करना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका मिलिट्री ट्रायल की तरफ लेके जाना है, 9 मई में फंसा कर उनको बड़ी सज़ा देंगे। तो उन्होंने फौरी तौर पर वो बैट्समैन उतारा है कि तख्त या तख्ता। और देखिए, केपी के पंजाब नहीं है, उसको दबाना पंजाब की निस्बत बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तो वो आज़ाद ख्याल लोग होते हैं, एक उनके पास वेपन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जब भी सवाद दरान गया हूँ, वहाँ जाकर जो भी जीप मैंने इस्तेमाल की है किसी कहीं आने जाने के लिए, वो विदाउट कस्टम होती है। पंजाब में आप ये सोच भी नहीं सकते, नॉन कस्टम वहाँ पे तो चल रहा है। वो बिजली का बिल भी नहीं देते। अच्छा, वो भी नहीं देते। उनका मिजाज और है। जिस तरह अफगानिस्तान पर आज तक कोई हुकूमत नहीं कर सका, अफगानिस्तान से साथ है फ्रंटियर केपी के, ये इनके आपस में हालात बहुत मिलते जुलते हैं। सही। इनको अब दबा नहीं सकते। ये बगैर वजह के, लाहौर में देख लें, आप किसी पठान को छेड़ के दिखाएं, पूरे पठान इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे ही। इनके पंजाब में रहकर भी वो पंजाबियों पर डोमिनेट कर जाते हैं। ऐसे ही है। उनका सूद सिस्टम चलता है पठानों का पूरे पाकिस्तान में।
और वसूली भी करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और वाकई एक कॉन्सेप्ट बैठा है और उनका एक अलग सा हम समझते हैं, जैसे पठान है बड़े गुस्से वाले हैं और उनके जो फैसले हैं वो अटल होते हैं, जिद्दी लोग हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप लास्ट में जो है, जैसे प्रोग्राम हमने किया इसमें आपने अपनी जो राय है वो दी है, लास्ट पे आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारी तमाम जो आवाम देख रही है? मेरा पैगाम तो सिर्फ ये है कि बड़े भाई को, या रियासत माँ होती है, वफाक बड़ा भाई होता है, इनको होश के नाखून लेने चाहिए। इस तसादम में नुकसान सिर्फ पाकिस्तान का होगा। हमारे दोनों बॉर्डर्स पे आग लगी हुई है और हम अपने मुल्क के अंदर दिन ब दिन बदअमनी खुद बढ़ा रहे हैं। अब DGISPR को पहले ही पेशावर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत है? ऐसे ही आपने पहले ही उसको अपने मुखालिफ बना लिया। अब इनको चाहिए कि वो थोड़ा सा PTI पर आदाश्ता करें, तो मुल्क के वफाद में बाज़ बार बेशुमार ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जो आपको पसंद नहीं, वो फौजी जिद छोड़ दें, PTI को सांस लेने की इजाज़त दें, उनसे मुज़ाकरात करें। गिव एंड टेक होता है हमेशा। सिर्फ ये तो नहीं होता कि मेरा ऑर्डर मानो, तुम्हारी मैंने कोई बात नहीं माननी, ऐसे तो नहीं होता। हाँ, उनके बेशुमार हज़ारों लोग जेल में हैं, उनको ऐसा ऐसा रहा करें, PTI को कौमी इदारे में शामिल करें, उनको जलसा जुलूस की इजाज़त दें, बैठ के मुज़ाकरात करें उनके साथ। PTI में बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, आप जैसे अपना बैरिस्टर गौहर हैं, उमर अयूब हैं, आप इनसे अली ज़फ़र हैं, आप बैठ के बात करें। मेरी इनमें से जिसके साथ भी बात हुई है वो कहते हैं ये हमें स्पेस दे ही नहीं रहे। कुछ स्पेस तो दें कि वो कहते हैं हम किसी होटल में सेमिनार करते हैं तो उस होटल को कहते हैं कि डेट कैंसिल करो। हम किसी शामियाने लेते हैं तो उससे शामियाने छीन लेते हैं। ट्रांसपोर्टर को कहते हैं इनको बस नहीं देनी। हमें स्पेस ही नहीं है, फिर हम लड़े ना झगड़े ना तो क्या करें वैसे। और वाकई थोड़ी सी भी आवाज़ बुलंद होती है और वो बैठ जाती है, रगड़ देते हैं फौरन उनको। देखिए आप एक बच्चे को मारेंगे तो आगे से गली देगा ना, आप मारें भी और कहें तू गालियाँ क्यों देता है, तू बड़ा बदतमीज़ है। जो खुद मार रहे हैं वो नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल। तो इनको चाहिए कि तसादम की पॉलिसी से ग्रेज करें। इस वक्त ओवरऑल ही जो हमारा पूरा खित्ता है वो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल में है। इंडिया से हमारी किसी वक्त भी दोबारा जंग हो सकती है। अफ़गान बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा टेंशन है, हमारे रोज़ जवान शहीद हो रहे हैं। तो इस वक्त कम से कम अपने मुल्क को तो एक मुठ करें। बिल्कुल ऐसे। अगर मुल्क में भी उन्होंने ऐसे इंतशार रखा तो फौजें हमेशा अवाम की मदद से जीतती हैं, अकेली फौज कुछ नहीं होती। बिल्कुल ऐसे। थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपकी राय जान के। जी तो नाज़रीन, यहाँ पर अली अहमद ढुल्लू साहब से बात हो रही थी, उनकी राय जानी और बड़ा अच्छा उनका मैसेज था कि पाकिस्तान के तमाम लोगों को और जो हमारी अदलिया है उन्हें बहुत अच्छे तरीके से सोचना चाहिए। जो आजकल हम क्रिटिकल कंडीशन से गुजर रहे हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के और तमाम हालात बहुत ज़्यादा बेहतरीन करे और इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में आपके साथ। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।